डायरेक्ट जो है अगर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, सो व्हाट इज स्टैंडिंग ऑर्डर? Standing order means the rules related to classification of workmen, working hours, attendance, condition, and procedure for obtaining leaves, and the authority who may grant leave. Requirement to enter premises by certain gates, right and liabilities of the employer and workmen arising from closing, and the temporary stoppage of work. Termination and suspension or dismissal of the workmen. Means of redress for workmen against unfair treatment or wrongful executions by the employer and any other matter relating to industrial establishment and so on. इसका मतलब ये होगा कि स्टैंडिंग ऑर्डर में ये सब चीज़ें आपको बताई गई है कि जिसमें एम्प्लॉय का वर्किंग आवर क्या रहेगा, राइट, कौन से गेट से आना है, कहाँ से एग्जिट रहेगा, लीव के लिए कैसे अप्लाई करना है, लीव कौन अप्रूव करेगा, राइट, क्या राइट्स रहेंगे, लायबिलिटीज क्या रहेंगी कंपनी की, वो सब चीज़ें हमको बताई गई स्टैंडिंग ऑर्डर में। तो स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट में दो टाइप के स्टैंडिंग ऑर्डर है। पहला है मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर, सेकंड है सर्टिफाइड स्टैंडिंग ऑर्डर। ठीक। तो फर्स्ट है मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर। तो क्या है मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर? A model standing order, commonly known as a MSO, that is model standing order, is set of rules, regulation, and obligations that are drafted by central government to regulate the condition of employment of workers in industrial establishment. ठीक? और बहुत सारे स्टेट ने अपने खुद के स्टैंडिंग ऑर्डर बनाए हुए हैं, तो स्टेट गवर्नमेंट भी इसमें हो सकती है एंड ऑलमोस्ट होती ही है स्टेट गवर्नमेंट। तो मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर मतलब क्या, कि ऐसे रूल्स, ऐसे रेगुलेशंस जो स्टेट गवर्नमेंट के कॉमन रूल्स होंगे, जो इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट जितने भी है उनके ऊपर एप्लीकेबल रहेगा, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू या एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू, दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से रहेगा। ठीक है। एंड सेकंड है यहाँ पे सर्टिफाइड स्टैंडिंग ऑर्डर। क्या होगा वो सर्टिफाई, मतलब कि आपका जो स्टैंडिंग ऑर्डर है वो आपको सर्टिफाई करवाना रहेगा। मतलब जहाँ पे 100 से ऊपर एम्प्लॉइज हैं, तो आपका स्टैंडिंग ऑर्डर मतलब आपके जो HR रूल्स एंड रेगुलेशन है, HR पॉलिसी आपने जो बनाई है, HR हैंडबुक जिसको बोलते हैं, वो आपको सर्टिफाई करवाने देते हैं, उसके पर्टिकुलर स्टेप्स हैं जो एक्ट में दिए उसके हिसाब से आपको फॉलो करना है। एंड आपका जो स्टैंडिंग ऑर्डर है वो आपको सर्टिफाई करवाना रहता है। ठीक है। दो टाइप के स्टैंडिंग ऑर्डर है। एप्लीकेबल कहाँ पर रहता है ये? तो दिस एक्ट इज एप्लीकेबल टू एवरी एस्टेब्लिशमेंट, इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट वेर इन 100 और मोर एम्प्लॉइज आर वर्किंग। जहाँ पे 100 या उसके ऊपर एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं आपकी कंपनी में, 100 एम्प्लॉय कैसे भी हो, है ना, फुल टाइम पार्ट टाइम कैसे, तो आपके ऊपर स्टैंडिंग ऑर्डर अप्लाई हो जाता है। इट मीन्स आपको आपका जो HR पॉलिसी है वो सर्टिफाई करवाना है। कहाँ पे होगा? तो सर्टिफाइंग ऑफिसर जो रहेंगे लेबर डिपार्टमेंट पे, वहां पे जाके आपको करवाना रहता है। ठीक है। सेकंड पॉइंट है इन सम स्टेट इट इज ऑल्सो एप्लीकेबल टू इंडस्ट्री वेयर 50 और मोर वर्कर्स आर वर्किंग। कुछ ऐसे स्टेट्स भी हैं जहाँ पे 50 या उसके ऊपर एम्प्लॉइज भी है तो भी स्टैंडिंग ऑर्डर सर्टिफाई करवाना रहता है, तो वो कंपलसरी है। तो सेकंड क्वेश्चन विल बी कि जहाँ पे सर्टिफाइड स्टैंडिंग ऑर्डर नहीं है तो वहाँ पर क्या होगा? तो वहाँ पे बाय डिफॉल्ट मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर जो कंपनी को एप्लीकेबल रहेगा। दैट मीन्स स्टेट गवर्नमेंट ने जो स्टैंडिंग ऑर्डर रूल्स बनाए वो कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल हो जाएंगे। 100 से ऊपर एम्प्लॉइज है, आपके स्टैंडिंग ऑर्डर जो है आपको सर्टिफाई करवाने हैं, और 100 से कम एम्प्लॉइज है तो आपको बाय डिफॉल्ट जो स्टेट गवर्नमेंट के रूल्स है वो एप्लीकेबल हो जाएंगे, स्टैंडिंग ऑर्डर के रूल्स। ठीक है। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। तो पहला है ऑक्यूपायर। ऑक्यूपायर ऑफ द फैक्ट्री मीन्स अ पर्सन हु हैज अल्टीमेटली कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ द फैक्ट्री हु शुड बी फुल टाइम डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। राइट। रेगुलर पर्सन होंगे और जो कंपनी के काम है कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ द फैक्ट्री, जो कंपनी के मेन काम है उसके ऊपर उनका कंट्रोल रहेगा, उनको CC में रखे बिना या उनके साइन के बिना वो काम नहीं होगा। दैट पर्सन विल बी ऑक्यूपायर। कोई भी इंक्वायरी होगी उनको साथ में लेके जाएंगे। एंड सेकंड है यहाँ पर मैनेजर। तो मैनेजर क्या है? मैनेजर ऑफ द फैक्ट्री मीन्स अ पर्सन हु विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द डे टू डे एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस हु इज नॉमिनेटेड बाय द ऑक्यूपायर ऑफ द फैक्ट्री। कोई भी हो सकता है मैनेजर, आप हायर भी कर सकते हो बाहर से,
राइट, करते ही वैसे कंपनी वाले, फैक्ट्री मैनेजर, ऑपरेशन मैनेजर, ऐसा कोई भी पर्सन हो सकता है। तो डे टू डे एक्टिविटीज जो रहेगी उसके ऊपर उनका ध्यान रहेगा, उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ द वर्कमैन। तो उसमें पहला है परमानेंट वर्कमैन। तो permanent workman means a workman who have been employed on permanent basis or who having been employed as a temporary workman and subsequently been made permanent by an order in writing by manager or any person authorized by him in his behalf। मतलब ऐसा एम्प्लॉय जो परमानेंटली आपके वहां पे काम करता है, रेगुलरली काम कर रहा है आपके वहां पे। ये ऐसा है वर्कमैन कि जो अभी टेम्पररी काम कर रहा है, लेकिन पर्टिकुलर ड्यूरेशन के बाद वो कंफर्म हो गया है, तो आपने उनको परमानेंट वर्कमैन बना दिया राइटिंग में देकर, ऑन पेपर। ठीक है, सेकंड यहाँ पर है प्रोबेशनल। प्रोबेशनल मीन्स अ वर्कमैन हु इज प्रोविजनली एम्प्लॉयड टू फिल अ परमानेंट वैकेंसी। प्रोबेशन पे आपने हायर किया है, बहुत सारी कंपनीज करती है कि पहला 1 महीना है, पहले 3 महीना है, पहले 6 महीने है, और कुछ कुछ कंपनी तो 1 साल के लिए प्रोबेशन पे रखते हैं। ये दोनों का परफॉर्मेंस एक दूसरे से चेक करते हैं। कंपनी एम्प्लॉय का चेक करते हैं, एम्प्लॉय भी कंपनी का चेक कर लेते हैं कि भाई कोई टेंशन नहीं है ना, लॉन्ग टर्म काम कर सकते हैं। एम्प्लॉय भी सोचते हैं ना लॉन्ग टर्म के लिए, जॉब सिक्योरिटी एंड एवरीथिंग। एंड कंपनी भी देख लेती है कि एम्प्लॉय में कितना पोटेंशियल है, कितना काम कर सकता है, तो प्रोबेशन में रख सकते हैं। राइट, उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट में है यहाँ पर बडली वर्कमैन। मीन्स अ वर्कमैन हु इज अपॉइंटेड टू द पोस्ट ऑफ परमानेंट वर्कमैन और प्रोबेशनल हु इज टेम्पररी एब्सेंट एंड हु इज नेम इज देयर इन बडली रजिस्टर। एक की जगह पे दूसरा कोई एम्प्लॉई आ रहा है काम करने के लिए टेम्पररी, तो उनको बदली वर्कमैन हम लोग बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद टेम्पररी वर्कमैन है। तो वर्कमैन हु हैज बीन अपॉइंटेड फॉर अ लिमिटेड लिमिटेड पीरियड ऑफ वर्क विच इज प्योरली टेम्पररी इन कनेक्शन विद द टेम्पररी इंक्रीज ऑफ वर्क ऑफ परमानेंट नेचर। आपका रेगुलर काम है, बट अब टेम्पररी बेस पे वो इंक्रीज हो गया है, और उसके लिए आपको परमानेंट वर्कमैन हायर करने की जरूरत नहीं है अभी। आप ऐसा सोच रहे हो कि टेम्पररी 1-2 महीना या पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए आप किसी को हायर करके वो काम कंप्लीट कर सकते हैं, तो उसके लिए आप टेम्पररी वर्कमैन भी हायर कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कोई सीजनल एस्टेब्लिशमेंट है, जैसे अभी गर्मी है तो आइसक्रीम है, या बर्फ आइस फैक्ट्री जो है। राइट, जैसे ये गन्ने का जूस लोग बेचते हैं, उसके बाद बारिश आएगी तो अम्ब्रेला मतलब छाता है, रेनकोट बेचते हैं। तो ऐसे कोई प्लांट है, ऐसे कोई फैक्ट्री, ऐसा कोई वेयर हाउस है जहाँ पर टेम्पररी काम के लिए आपको किसी को हायर करना पड़ रहा है, परमानेंट एम्प्लॉइज आप नहीं रखना चाहते हो, कुछ टाइम के लिए किसी को हायर करना है तो आप कर सकते हो ऐसे टेम्पररी वर्क में। राइट, बट उनके राइट सेम रहते हैं। नेक्स्ट है कैजुअल वर्कमैन। वर्कमैन हु इज एम्प्लॉयड फॉर एनी वर्क विच इज which is not incidental to or connected with the main work of the manufacturing process carried on in establishment and which is essentially of casual nature। ऐसा काम जो कैजुअली नेचर में है, जिसके लिए परमानेंट वर्कमैन की जरूरत नहीं है, कैजुअली वो काम कंप्लीट कर सकते हो। जैसे कोई हॉर्स रेस है, घोड़े की रेस, या कोई वॉलीबॉल मैच है, क्रिकेट मैच है ना, बैडमिंटन मैच है, कबड्डी का कोई मैच है, उसके लिए वो ग्राउंड पे, वो स्टेडियम में 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए किसी को आपने हायर किया टिकट बेचने के लिए, ध्यान रखने के लिए। वो परमानेंट एम्प्लॉय तो आपको नहीं है ना, टेम्पररी आपका काम इंक्रीज हुआ इसलिए आपने हायर किया, तो कैजुअल वर्कमैन हो गए। तो उसके अलावा कैजुअल वर्कमैन कौन है, तो यू कैन से कि कोई इलेक्ट्रिशियन है, कोई प्लम्बर है, तो सब कैजुअल वर्कमैन आपके हो गए। राइट, तो डेफिनेशन है वो। नेक्स्ट है अप्रेंटिस। अप्रेंटिस मीन्स अ वर्कमैन हु इज अ लर्नर एंड हु मे और मे नॉट बी पेड एन अलाउंस ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ हिज ट्रेनिंग। अप्रेंटिस को अभी अलाउंसेस कंपनी पे करती है, तो रेयरली ऐसा कोई एग्जाम्पल मिलेगा जहाँ पे पेमेंट नहीं होता है। कॉलेज से इंटर्न्स आते हैं तो भी पेड इंटर्नशिप होती है आजकल, तो शायद ही कोई ऐसा मिलेगा जो आपको पेमेंट नहीं मिलता। राइट, तो ऐसे पर्सन को आप पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए हायर कर सकते हो अप्रेंटिस के हिसाब से, उसका पूरा एक्ट है अप्रेंटिस एक्ट। ठीक है, तो कौन से मेटल्स आपके हो सकते हैं स्टैंडिंग ऑर्डर में, ये खास इंपॉर्टेंट है, मेटल्स टू बी प्रोवाइडेड इन स्टैंडिंग ऑर्डर। तो पहला है क्लासिफिकेशन ऑफ वर्कमैन,
वर्कमैन का क्लासिफिकेशन मतलब ग्रेड क्या रहेंगे। ग्रेड A1 है, A2 है, A3 है, कौन से ग्रेड में कौन से एम्प्लॉय रहेंगे, कौन किसको रिपोर्ट करेगा। इन शॉर्ट आपकी जो हायरार्की है आपको पूरा वहाँ पे मेंशन करना है। एम्प्लॉय को इश्यू है तो कहाँ पे जा सकते हैं, मेरे टीम लीडर कौन है, मेरे मैनेजर कौन है, वो नहीं है तो उनके बिहाफ मैं किसको रिपोर्ट कर सकता हूँ, मुझे लीव के लिए अप्रूवल चाहिए, अप्रूवल नहीं मिल रहा है, TAD कहाँ पे क्लेम करना है, एवरीथिंग वहाँ पे होगा, सब कुछ मेंशन होगा। राइट। सेकंड है यहाँ पे आवर्स ऑफ वर्क, हॉलीडे, पे डेज, वेज रेट सॉरी, वो सब मेंशन होगा। कितने ड्यूरेशन में काम करना है, हॉलीडे कब रहेगा, राइट, आपके पे डेज कौन से रहेंगे, एंड वेज रेट पर डे के हिसाब से काम कर रहे हैं, मंथली सैलरी काम कर रहे हैं तो उनका डिवाइड बाय कैसे होगा, एवरीथिंग वहाँ पे मेंशन होगा। शिफ्ट वर्किंग, कौन सी शिफ्ट में कौन कौन आएगा वो सब मेंशन होता है। अटेंडेंस लेट कमिंग, वो सब मैटर्स मेंशन होंगे। लीव्स आपके जो भी रहेंगे, पेड लीव, कैजुअल लीव, सिक लीव्स, राइट। हॉलीडेज कौन से रहेंगे, स्टेट हॉलीडेज, नेशनल हॉलीडेज कौन से रहेंगे, right? और उस दिन आप अगर काम कर रहे हो तो कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ देना है, वो कब आपको देना है, कब तक कंप्लीट करना है, वो सब वहाँ पे रहेगा। ठीक है। रिक्वायरमेंट्स टू एंटर द प्रीमाइसेस बाय सर्टेन गेट्स एंड लायबिलिटी टू सर्च, कंपनी में कौन से गेट से आ सकते हो, कोई सर्च है, राइट, एवरीथिंग तो वहाँ पे आपको मेंशन करना है। क्लोजिंग एंड रीओपनिंग ऑफ सेक्शंस ऑफ इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट, आपका कोई प्लांट है या पर्टिकुलर प्लांट का कोई पार्ट है जो कि अभी रिक्वायरमेंट नहीं है, आप उसको क्लोज कर रहे हो, तो बाद में कब रीओपन करोगे, तो सब मेंशन है वहाँ पे। राइट एंड लायबिलिटीज ऑफ एन एम्प्लॉयर एंड वर्कमैन इन केस ऑफ टेम्पररी स्टॉपेज ऑफ वर्क, पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए टेम्पररी आपका काम बंद हो गया है, तो कंपनी की एम्प्लॉय की क्या लायबिलिटीज रहेगी, क्या राइट्स है उनके, वो सब वहाँ पे मेंशन होता है। ठीक है। नेक्स्ट मेंशन है टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड द नोटिस thereof टू बी गिवन बाय एम्प्लॉयर एंड वर्कमैन, एम्प्लॉय को जॉब छोड़ना है, कंपनी को एम्प्लॉय को निकालना है, तो उसके क्या रूल्स हैं, क्या रेगुलेशन है, कैसे निकाल सकते हैं ऑन पेपर, एवरीथिंग वो सब मेंशन होता है। राइट। नोटिस पे कितने दिन का रहेगा, इमीडिएटली उसको निकालना, टर्मिनेशन के क्या क्लॉजेस हैं, सब कुछ। सस्पेंशन और डिसमिसल फॉर मिसकंडक्ट एंड एक्ट ऑन विच कॉन्स्टिट्यूट मिसकंडक्ट, मिसकंडक्ट कौन सा है, मेजर मिसकंडक्ट है, माइनर मिसकंडक्ट है, राइट। एम्प्लॉय को सस्पेंड कब करेंगे, उसके ऊपर इंक्वायरी चल रही है, उसको डिसमिसल कब मिलेगा, राइट, उस केस में उनके क्या राइट्स हैं एम्प्लॉय के, उसको सैलरी मिलेगा, कितना मिलेगा, नहीं मिलेगा, कौन से केस में मिलेगा, एवरीथिंग वो सब ID एक्ट में दिया हुआ है, तो उसके हिसाब से वी हैव टू मेंशन। ठीक है। एंड लास्ट यहाँ पर है अनफेयर ट्रीटमेंट बाय एम्प्लॉयर ऑन हिज एजेंट टू एम्प्लॉय, एम्प्लॉय के साथ में कंपनी के भी हाथ में कोई ऐसा अनफेयर ट्रीटमेंट कर रहा है, मतलब जो कि ऑन पेपर वैलिड नहीं है, तो सब वहाँ पे मेंशन होगा, उसके भी आप में एम्प्लॉय कहाँ पे जा सकता है, कहाँ पे कंप्लेन कर सकता है, एम्प्लॉय के क्या राइट्स हैं, वो सब कुछ आपके जो स्टैंडिंग ऑर्डर है उसके ऊपर मेंशन रहता है। ठीक है। ना, जस्ट मिनट। ओके। मिसकंडक्ट हम लोग किसको बोलेंगे, फॉलोइंग एक्ट्स ऑन द पार्ट्स ऑफ द वर्कमैन शैल अमाउंट टू मिसकंडक्ट, मिसकंडक्ट हमारे लिए क्या है एज पर स्टैंडिंग ऑर्डर, तो willful insubordination और disobedience alone और in combination with other employees और workers, जानबूझ के या सबके साथ में मिलकर या अकेले ऐसा कोई एक्ट करना जो कि वैलिड नहीं है, इनसबॉर्डिनेशन, आपकी पॉलिसीज जो है उसको फॉलो नहीं कर रहा है, तो गोइंग ऑन इलीगल स्ट्राइक और इंस्टिगेटिंग, स्ट्राइक करना जो कि इलीगल है, स्ट्राइक लीगल इलीगल दोनों होती है ना, उसके लिए प्रॉपर नोटिस देना एंड एवरीथिंग, एंड इंस्टिगेटिंग मतलब गेट पे खड़े हो जाना, इंस्टिगेट, विलफुल स्लोइंग डाउन दी सॉरी परफॉर्मेंस ऑफ दी वर्क, जानबूझ के काम आपका कम कर देना, दिन में 50 प्रोडक्ट बना रहे हो
आज दिन में 10 ही प्रोडक्ट बनाए, तो ये सब मिसकंडक्ट में आएगा। राइट। नेक्स्ट है थेफ्ट, फ्रॉड और डिसऑनेस्टी इन कनेक्शन विद द एम्प्लॉयर्स बिजनेस। कंपनी के लिए जो चोरी है, जो फ्रॉड कर रहा है, यहाँ का डेटा वहां दे रहा है, डिसऑनेस्टी। राइट, तो वो सब केस मिसकंडक्ट में आएगा। टेकिंग और गिविंग ब्राइब, रिश्वत देना और लेना। कंपनी में जैसे एग्जांपल ले कि कंपनी में बाहर का फूड अलाउड नहीं है, या फिर ये जो खाते हैं सब पान मसाला एंड सिगरेट एंड एवरीथिंग, कंपनी में अलाउड नहीं है, अंदर नहीं मिलता। वो कोई ऐसा एम्प्लॉई है या सिक्योरिटी गार्ड से उसने कनेक्शन रख के पैसे थोड़े ज़्यादा देकर उसने मंगवा लिया, तो मिसकंडक्ट हो गया है। ठीक है। हैबिचुअल एब्सेंस विदाउट लीव, लीव बैलेंस नहीं है बट जानबूझ के वो एब्सेंस है एम्प्लॉय का, तो वो हो जाएगा। लेट अटेंडेंस, जानबूझ के लेट आ रहे हैं बिना बताए रीजन के। हैबिचुअल ब्रीच ऑफ एनी स्टैंडिंग ऑर्डर, जानबूझ के आपका जो स्टैंडिंग ऑर्डर आपकी एचआर पॉलिसी उसको जानबूझ के वो ब्रीच कर रहे हैं। राइट। कलेक्शन ऑफ मनी विदाउट द परमिशन ऑफ द मैनेजर विद इन द प्रीमाइसेस ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट, ऐसी तरीके से पैसे कलेक्ट करना कि जो अलाउड नहीं है, जो बताया नहीं, जिसकी परमिशन नहीं है। एंगेजिंग इन ट्रेड विद द प्रीमाइसेस ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट, कंपनी में कोई दूसरा काम करना, दूसरे एस्टैब्लिशमेंट से कनेक्ट होना, कंपनी से सेम बिजनेस में कनेक्ट होना, ऐसा कुछ भी अलाउड नहीं है। इंडिसेंट बिहेवियर इन प्रीमाइसेस ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट, ऐसा बिहेवियर जो इंडिसेंट है, जो कि वैलिड नहीं है, जो कि अलाउड नहीं है, जो बिहेवियर नेचुरल नहीं है। राइट। जैसे एग्जांपल ले कि बिनाई करके आप आ गए आज। राइट। ये बारिश में ऐसा हुआ कि अ, आप निकले थे लेकिन बारिश एकदम से आई, आपने रेनकोट नहीं लिया था और आप भीग गए। आप घर पे गए, आपने जस्ट कपड़े चेंज करके वापस आप दूसरे नए कपड़े से आप निकले रेनकोट के साथ, मतलब आपका आई कार्ड वगैरह घर पे रह गए। तो आप तो आ गए ऑफिस, उन्होंने बोला कि बिना आई कार्ड के मैं तो अलाउ नहीं करूंगा। आप बोले मैं रोज तो आता हूँ, ऐसा कैसे चलेगा, रोज तो हम लोग मिलते हैं इधर, परसों हमने साथ में खाना भी खाया था, ऐसे कैसे मना कर सकते हो। बट नहीं, वो जो सिक्योरिटी गार्ड है वो अपना काम कर रहा है, उनका भी काम है ना। तो भले ही आप एम्प्लॉई हो, आप ऊपर से कॉल करवा दोगे एचआर के साथ में, आप खुद एचआर हो तो आप अपने मैनेजर से कॉल करवाओगे, वो अलाउ कर देंगे, दैट्स कम्प्लीटली फाइन। बट ये बिहेवियर की वजह से बाकी किसी में वो नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं जाए कि ये ऐसा बिहेव करे तो बाकी सब भी ऐसा बिहेव करना चालू कर देंगे, अंदर अंदर फिर माहौल खराब होगा, क्योंकि कंपनी में नेगेटिव इम्पैक्ट खड़ा करेगा। तो ये सब बिहेवियर इन शॉर्ट मिसकंडक्ट में जाएंगे। ठीक है। ओके, इसमें यहाँ तक पढ़ना था हमको आज। कोई क्वेरी हो तो किसी को पूछो, कोई डाउट हो, इफ एनीवन हैज। जैसे हम लोग पढ़ेंगे आगे, जैसे पीएफ है, ठीक है, पीएफ एक्ट पढ़ते हैं, तो पीएफ में ये चालान है, चालान कैसे बनाएंगे, इसको एक्सेल में से फिर नोटपैड में कैसे कन्वर्ट करेंगे। राइट, यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा पीएफ कंट्रीब्यूशन का, तो कैसे फॉर्मूला लगेगा। राइट। एनसीपीडी दैट इज नॉन कंट्रीब्यूशन पीरियड, रिफंड ऑफ एडवांस, फिर उसके हेडिंग्स आपको डिलीट कर देना है। ये पूरा एक प्रोसेस है नोटपैड बनाने का, फिर नोटपैड बनाएंगे हम लोग एक सौ एक्सेल को CSV एम एस डॉस में सेव एस करके, फिर वो नोटपैड हम लोग पीएफ पोर्टल पे अपलोड करेंगे। राइट। तो ऐसे कोई भी कंपनी का पीएफ पोर्टल होगा, हम लोग ओपन करेंगे, यहाँ पे लाइव पोर्टल आएगा, लॉगिन करने के बाद कहाँ पे अपलोड करते हैं, यूएन जनरेट करना, चालान पेमेंट कैसे करना, फॉर्म 2A है ब्रांच क्रिएट करना, फॉर्म 5 है कंपनी की डिटेल्स में चेंजेस करना, फिर DSC जो डिजिटल सिग्नेचर है उसके लिए अप्रूवल कैसे लेना, उसके लिए लेटर कैसे बनाते हैं कंपनी के लेटर हेड पे, बहुत सारे पॉइंट्स हैं। तो टॉपिक पर टॉपिक जो भी मेंशन किए ना वो सब टॉपिक्स आपके कवर होंगे। थियरी भी मैंने आपको बताया, प्रैक्टिकली भी बताया कि ऐसे ऐसे सब कुछ कवर होगा एक एक करके।